जो हम नाम है ये कहाँ से इनिशिएट हुआ? Hum is also exactly representative of what Hum is all about. It is a family. We are together. We take everybody as Hum. We take this nation as Hum. हम जब लॉन्च हुआ तो हमने कहा कि हम न्यूज़ नहीं कर चलाएंगे, हम करंट अफेयर्स नहीं चलाएंगे. We will be a pure entertainment channel. हाउ टू बिकम अ गुड लीडर, क्योंकि जेन ज़ीज़ जो हैं वो आप जैसे इंस्पिरेशनल लीडर्स को देख के बहुत कुछ सीखते हैं. तो मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए. मेरा कोई शौक नहीं है पॉलिटिक्स में, मेरा कोई शौक नहीं है न्यूज़ में. तो व्हाई शुड आई हैव टू इन माय ओन फेवरेट चैनल हैव टू वॉच दीज थिंग्स? व्हाट मोटिवेट्स यू टू लॉन्च अ न्यूज़ चैनल? इसकी कोई स्टोरी ये है कि हम लोग बिफोर न्यूज़ चैनल 6 चैनल लॉन्च कर चुके थे. तो जितना कंपटीशन पाकिस्तान में आएगा ना उतनी इंडस्ट्री ग्रो करेगी. मेरे ख्याल से कंपटीशन इंडस्ट्री को छोटा नहीं करती, हमेशा एक्सपैंड करती है. बहुत ज़्यादा टैबू टॉपिक्स भी डिस्कस होते हैं टीवी ड्रामा के अंदर. हर घर में एक जो डिवोर्स या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को ज़्यादा फीचर किया जा रहा है. तो ये बिल्कुल ना समझें कि ड्रामे सिर्फ वो सास बहू या ड्रामे सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के ऊपर हैं. कुछ हैं लेकिन मेजॉरिटी नहीं है. 6 रुपये 40 पैसे का शेयर है आपका, बहुत सस्ता और अभी बहुत सस्ता है. पाकिस्तान की इकॉनमी को आप कैसे देख रहे हैं? और 2 चीज़ें पाकिस्तान गवर्नमेंट को या कोई भी गुड नेचुरल गवर्नमेंट आती है उसको करना है, वो प्राइवेटाइजेशन करनी. We inspired our competitors, we inspired the people, and our purpose is to inspire the youth of the country. TCM Business 1 in a Million की नई एपिसोड के साथ मैं हूं दानिश सईद. आज जो मेरे मेहमान हैं उन्होंने एक पूरी इंडस्ट्री को न सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया, बल्कि वो एक बहुत ही इनोवेटिव इंसान है और नए आइडियाज़ और नई टेक्नोलॉजी को ओन करते हैं, और पाकिस्तान के अंदर मीडिया इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करने में इनका बहुत अहम किरदार रहा है. CEO हम टीवी नेटवर्क जनाब दुरैद कुरैशी. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू फॉर योर टाइम. बहुत आसानी से आप स्क्रीन पर आ सकते थे. बचपन में आपको टीवी पर आपकी वालिदा की तवज्जो से ऑन स्क्रीन आने का मौका भी मिला, और मैं एक इंटरेस्टिंग वाक़या पढ़ रहा था कि आप एक सीन के अंदर जिसमें आपको सोने का चांस मिला था और आप वाकई सो गए थे. तो आपने क्यों नहीं स्क्रीन को ज्वाइन किया? आई थिंक हमने शुरू से अपनी वालदा को एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर देखा, और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो था वो हमेशा से एक हायर रोल था देन एन एक्टर और परफॉर्मर. तो वो जो रोल था लीडरशिप वाला हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता था. मुझे तो हमेशा से वही लगता था कि माई मदर वॉज द लीडर इन दैट विसिनिटी. तो उस पर्सपेक्टिव से कभी इतना शौक नहीं हुआ टू बी फ्रंट स्टेज. कभी भी ऐसा वो नहीं था कि आदमी एक्टर बने या स्क्रीन पे उस तरह से आए. और आपने ही अपनी वालिदा को मोटिवेट किया था कि उनका एक चैनल होना चाहिए. आई थिंक वो थोड़ी सी एग्जैक्टली मैंने उन्हें कहा था, और मैंने कहा हमें चैनल लॉन्च करना चाहिए, और फिर उन्होंने कहा कैसे करेंगे, और वो एक स्टोरी है पूरी के. मैंने कहा कहने के बहुत पैसे लग जाएंगे इसमें, कहाँ से पैसे आएंगे. तो भी आई टोल्ड हर के वी शुड हैव अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी जिसमें शेयर होल्डर्स हों और कैपिटल मार्केट से रेस कर लेंगे. तो बाय बैकग्राउंड आई डिड एन MBA, तो वो जितनी कुछ पढ़ा था MBA में वो सारी चीज़ें जो ना इम्प्लीमेंट करने का इंसान को शौक़ होता है. तो आदमी देखता है पब्लिक लिस्टेड कंपनीज, IPO, तो वो एक ड्रीम था टू हैव अ लिस्टेड कंपनी. तो उसी को हर चीज़ जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे ना, वो आपके जो बिज़नेस मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आपने एकेडमिक्स में सीखे थे वो साथ ऑटोमेटिकली आते गए, और उसके सॉल्यूशंस जो थे वो बुक्स के अंदर पढ़े हुए थे. तो वो सारे मतलब हम टीवी में मैं अगर देखूं तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना जो हमने पढ़ा था या मैंने MBA में पढ़ा वो अडॉप्ट भी किया उसको उस तरह से. तो आपका जो चाइल्डहुड था या जो आपकी कॉलेज और स्कूल लाइफ थी, लोग उसके बारे में कम जानते हैं. कहाँ गुजरा ज़्यादा? कराची में वक्त गुजरा? कराची में गुजरा. मैं अपने को हमेशा कराची का एक सिटीज़न समझता हूँ. आज भी कराची को ही अपना शहर समझता हूँ, जबकि इस्लामाबाद आए हुए 6 साल हो गए हैं. बच्चे भी इधर ही पढ़ते हैं और फैमिली भी इधर ही रिजाइड करती है, और अब एड्रेस भी इधर ही का हो गया है. लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस भी इधर ही का हो गया इस्लामाबाद का. लेकिन कराची इज़ होम एंड विल ऑलवेज बी होम.
तो जब आप कोई बिजनेस कंसीव करते हैं और उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं तो हर चीज़ के ऊपर आपकी निगाह होती है, तो ये जो हम नाम है ये कहाँ से इनिशिएट हुआ? आई थिंक हम नाम जो है घर से और फैमिली सब लोग बिजनेस में साथ होते तो कई नाम अडॉप्ट होते जा रहे होते। आई थिंक हमारे जो बहुत सारे फोकस ग्रुप हमने अपने नाम लोगों से, अपने जो कंपनी में लोग थे, फैमिली में, माय वाइफ आल्सो शेयर्ड दिस नेम, औरों ने भी शेयर किया था। हम इज़ आल्सो एग्जैक्टली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्हाट हम इज़ ऑल अबाउट। It is a family, we are together, we look at our investors as part of Hum, we take everybody as Hum, we take this nation as Hum, you know. So it's not a my or we or I do it, it is actually a team that does everything. Definitely कुछ लोग टीम के अंदर विजनरी रोल रखते हैं और वो आइडियाज़ ज़्यादा देते हैं, कुछ लोग एक्सिक्यूशन अच्छी करते हैं। तो कोई भी एक काम, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, एक इंडिविजुअल नहीं बना सकता और वो हमेशा एक टीम बनाती है। लेकिन टीम की कुछ कोर वैल्यूज़ स्ट्रेटन होनी चाहिए और वो हमारी बड़ी शुरू से मेरी भी और मेरी कंपनी में जितने मेरे साथ लोग आए उनमें वो 2-3 चीज़ें थी। वो थी इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी। अल्लाह का शुक्र है, लोग कहते हैं पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ों के लिए पहिए लगाने पड़ते हैं और सब कुछ होना पड़ता है। We didn't face those problems आए, लेकिन we stood our ground और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में ईमानदारी से काम होता है, सीधे तरीके से काम होता है। तकलीफ़ होती है, कई दफ़ा आदमी हो जाता है, लेकिन आदमी को फिर ख्याल होता है कि ये मेरे लिए बेहतर था। तो आई थिंक तो आपने यूनाइट किया सबको और हम पाकिस्तानी का कॉन्सेप्ट एक्चुअली आपने लेकर चले एज अ टीम वर्क। पाकिस्तान का पहला, बल्कि एशिया का पहला आपने कुकिंग चैनल लॉन्च किया जो कि एक बहुत बड़ा सक्सेस मॉडल है। पाकिस्तान में अभी भी अगर जो बाकी चैनल्स आए बाद में, उन्होंने इंस्पिरेशन लिया मसाला टीवी से। कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा। लेकिन मैं पहले जो बात करूँगा ना, मसाला से भी पहले हम में क्या फ़र्क था जब हम लॉन्च हुआ तो उससे पहले तक सारे पाकिस्तान में जितने भी चैनल्स थे ना, वो हाइब्रिड चैनल्स थे। मैं जब हाइब्रिड कहता हूँ तो उसमें जैसे पीटीवी है तो 9 बजे का खबरनामा भी आएगा, उसमें 7 बजे का भी बुलेटिन आएगा, पैटर्न पे चलने तो उसके अंदर न्यूज़ भी होता था, एंटरटेनमेंट भी होता था और हर जॉनरा जो है ना एक ही चैनल के अंदर होती थी। तो पुराने ज़माने में जब आपके पास एक ही टीवी और एक ही चैनल होता था तो उसके अंदर आप सारी चीज़ें डालते थे, कुकिंग भी डालते थे, बच्चों के कार्टून भी डालते थे, इस तरह। तो जब हम लॉन्च कर रहे थे तो उस वक्त जियो, ARY, इन सब में ख़बरनामे, करंट अफेयर्स के प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम मिक्सड होते थे, एंड दैट इज़ वाई दे वर कॉल्ड हाइब्रिड चैनल्स। हम जब लॉन्च हुआ तो हमने कहा कि हम न्यूज़ नहीं कर चलाएंगे, हम करंट अफेयर्स नहीं चलाएंगे, वी विल बी अ प्योर एंटरटेनमेंट चैनल। और उस वक्त मेरे जो इन्वेस्टर्स थे, जो स्टॉक एक्सचेंज के शेयर होल्डर्स थे, उनके लिए भी ये बात डाइजेस्ट करना मुश्किल थी। और हमारे पास कई साथी जो सीनियर मैनेजमेंट में थे, उनका भी ख्याल था कि हमें टिकर न्यूज़ या कोई एक आध सेगमेंट ऑफ न्यूज़ ज़रूर चलाना चाहिए। एंड आई केप्ट ऑन सेइंग कि नो, द वर्ल्ड इज़ नाउ मैच्योर्ड इनफ जहाँ पे स्पेशलाइज्ड चैनल है, तो मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए। मेरा कोई शौक़ नहीं है पॉलिटिक्स में, मेरा कोई शौक़ नहीं है न्यूज़ में, तो वाई शुड आई हैव टू इन माई ओन फेवरेट चैनल हैव टू वॉच दीज थिंग्स। सो आई ऑलवेज वांटेड कि ये पहले तो हमने सबसे पहले पाकिस्तान का प्योर एंटरटेनमेंट चैनल बनाया, वो यूएसपी बना दिया। अच्छा, दूसरी बात क्या थी कि हमारे पास जो लोग थे, मेरी अम्मी जैसे हमारे साथ ही शुरू से, मैं अम्मी के साथ खोला ये, शी वॉज देयर फ्रॉम डे वन, हम लोग मिलके साथ कर रहे थे काम, तो उनका बैकग्राउंड भी एंटरटेनमेंट का था, ठीक है। तो मुझे वो स्ट्रेंथ भी थी। उनका एक प्रोडक्शन हाउस था बिफोर आई जॉइंड हर, तो वो उस प्रोडक्शन हाउस को हमने बढ़ाया तो, लेकिन उधर से काफ़ी कुछ चीज़ें हमें एंटरटेनमेंट की मिल गई, तो इट वॉज वेरी ईजी। फिर ये था कि क्या हम न्यूज़ चैनल खोलें, क्या कुछ और चैनल खोलें, तो हमें ख्याल ये आया कि पाकिस्तान के घर में ना, हर घर में खाना जो है बनता है। हमारे पास रेस्टोरेंट्स नहीं है, हमारे पास लंच के लिए भी घर से खाना आ रहा होता है, तो व्हाट ग्रेट आइडिया कि हम फूड चैनल खोलें। अच्छा, उस ज़माने में इंटरनेशनली 2 फूड नेटवर्क चैनल थे। एक फूड नेटवर्क के नाम से था अमेरिकन,
और उसी ज़माने में BBC फूड खुला था, फिर वो चेंज हो गया, लाइफस्टाइल में चेंज हो गया, वो बंद हो गया। लेकिन हमें वो चैनल्स देख के इंस्पिरेशन हुई, लेकिन जो हम मसाला बना, जो आपने कहा कि पहला फूड चैनल, वो एक बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट था, वो उनसे हटके था। वो जो चैनल्स थे वो मोर ऑफर लाइफस्टाइल चैनल्स थे। दिस वाज अ रेसिपी चैनल, दिस वाज एजुकेटिंग, दिस वाज एजुकेटिंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान, कैसे चिकन मंचूरियन बनता है, कैसे स्टेक बनता है, कैसे अच्छा कोरमा बनता है। और उसमें फिर हमें पहले जो लोग थे, कोई इस तरह के ट्रेंड शेफ्स नहीं थे, वीडियो शेफ्स जिसे कहते हैं, टेलीविज़न शेफ्स नहीं थे, तो हमें अच्छे शेफ्स लेकर आने पड़े। कुछ ऐसे थे जैसे शीरीन आपा थी, उनका अपना स्कूल था टीचिंग, इस तरह से लेके वो बिल्ड किया। और आज भी मेरे फेवरेट चैनल में से वो मसाला चैनल है, क्योंकि इट वाज अ पर्सनल आइडिया। उसका जो नाम था वो मैं कहूँगा कि मी एंड माई वाइफ, आई रिमेंबर कि मैं उसे कह रहा था, लेट नाइट थी और मैं कहता नाम बताओ कोई फूड चैनल का, एंड हम लोग वॉक करते हुए जा रहे हैं और वो बोलती जा रही है नाम, बहुत सारे नाम, खाना पकाना, ये वो बहुत सारी चीज़ें चलती गई। और एक टाइम पे उसने बीच में एक ऐसे ही बोला मसाला, तो मैंने कहा रुक जाओ बस, दिस इज द नेम। तो मोमिना और आपने मिलकर, बिकॉज उसमें एक बड़ी, मसाला जो चैनल है ना, उसके अंदर बहुत सारी कॉनोटेशन है। मसाला इज स्पाइसेस, मसाला एड्स वैल्यू टू योर लाइफ। और हमने वो लोगो भी फिर उस तरह बनाया, और बहुत ही इट वॉज अ ग्रेट प्लेजर इन लॉन्चिंग दैट चैनल। और आज भी आई फील वेरी प्राउड ऑफ लॉन्चिंग दैट चैनल। फिर हम इंडिया गए उस चैनल को लेके टू लॉन्च मसाला TV इन इंडिया, एंड उस पर हमारी सोनी से मीटिंग हुई, जी के साथ मीटिंग हुई, स्टार के साथ मीटिंग हुई, प्रेजेंटेशंस की, हमने कंसल्टेंट्स को हायर किया। और फिर वो उन्होंने हमारे साथ तो खोला नहीं, लेकिन उसी प्रेजेंटेशन और उसी आइडिया को जी ने भी खोला, और एक और फूड चैनल भी इंडिया में कॉपी कर लिया उन्होंने, कॉपी किया था। बिल्कुल हमारी प्रेजेंटेशन को कॉपी किया था। अब मसाला हर घर की ज़रूरत बन गया है। हाँ, अब मसाला एज अ कल्ट फॉलोइंग, जैसे आंटी में ज़रूरत है, इस तरह से हर घर की ज़रूरत मसाला TV में बन गया है। जब आपने ये पूरा एक आइडिया कंसीव कर लिया और अब हर घर का हिस्सा आपका TV चैनल बन गया, तो बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कंटेंट डेवलपमेंट। और चूंकि आप ऑलरेडी एक बैकग्राउंड से आ रहे थे और पाकिस्तान के ड्रामे दुनिया भर में एक टीचिंग के तौर पर भी दिखाए जाते रहे हैं, तो क्या आपने नीश सेट करने के लिए उसका बेंचमार्क क्या बनाया कि हम कैसे ड्रामे पेश करेंगे? सो आई थिंक इसमें मेरी जो कंटेंट टीम थी ना, हम लोग जब लॉन्च हो रहा था हम TV, तो स्टार प्लस was the most watched channel in Pakistan at that point in time. PTV was declining और स्टार ने काफ़ी जगह ले ली थी, स्टार प्लस ने, सास भी कभी बहुत ही सब जगह चल रहा था। तो मेरी भी थॉट यही थी कि हमें कुछ ड्रामे इंडियन सोप्स की तरह से बनाने चाहिए, क्योंकि एपिटाइट है, व्यूअरशिप है। बट मेरी जो क्रिएटिव टीम थी उसमें मेरी वालदा, माई वाइफ, नूरुल हुदा शाह और कई और सीनियर लोग जो स्क्रिप्ट लिखने के स्टोरी टेलर्स थे, उनका ख्याल था कि पाकिस्तानी ड्रामा इन ड्रामों से बहुत ऊपर है। लेकिन ओवर द इयर्स वो स्लो हो गया है, डल हो गया है, तो विल पिक अप स्ट्रॉन्ग कंटेंट एंड विल बिल्ड द कंटेंट, और उसको पाकिस्तानी ड्रामा विच इज़ मोर क्लोजर टू रियलिटी बिल्ड करेंगे। फिर उसके अंदर अगर आपको याद हो कुछ इंस्पिरेशन, अगर पहला शुरू के ड्रामों में से मेरे पास पास, उसमें आतिफ असलम का गाना मेरे आस पास, अगर ड्रामा याद हो आपको थोड़ा सा, नोमी कमर और नादिया जमील उसमें एक्टर थे, वो फिर गाने OSTs का ट्रेंड लेकर आए, और उसी तरीके से लेकिन फास्ट पेस, थोड़ा सा मॉडर्न, टॉपिक्स भी मॉडर्न थे, चीज़ें भी मॉडर्न थी। और मुझे याद है शुरू के दिनों में हमारे जो क्लोथ्स थे वो हमारे थोड़े से मॉडर्नाइज ज़्यादा थे, स्लीवलेस ड्रेसेस थे और इस तरह से थी। लेकिन विद इन अ ईयर और 2 वी रियलाइज्ड कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं, हमें और क्लोजर टू रियलिटी आना चाहिए। तो आज अगर आप इश्क मुर्शद देखें या कोई भी नए ड्रामे हमारे देखें, तो उस पर कपड़े वही पहने होंगे जो हमारे मासेस ने पहने हुए होंगे, हम ज़्यादा कोई शो ऑफ नहीं करते। लेकिन अगर कोई कैरेक्टर ऐसा है तो उस एंगल से जाते हैं, बट वी ट्राई टू कीप विद इन द कल्चरल नॉर्म्स ऑफ आवर सोसाइटी, yet our dramas have great content, storyline, music, background, वो सारी चीज़ें। तो उसमें मैं कहूँगा कि क्रिएटिविटी और हर क्रिएटिव प्रोसेस में हम लोग इन्वॉल्व थे, और मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व था। और मुझे याद है कि डिज़ाइनिंग, और मेरी एक पहले
बिफोर लॉन्चिंग हम टीवी मेरी एक क्रिएटिव कंपनी थी. वो क्रिएटिव हाउस था, एडवर्टाइजिंग क्रिएटिव हाउस था, जो कि क्लाइंट्स के लिए लोगोस, चीज़ें, बुकलेट्स डिज़ाइन करना. दैट वाज बिफोर आई लॉन्च्ड हम टीवी. तो वो मेरा प्रोसेस किया होता, तो उसकी लर्निंग बहुत ज़्यादा थी. उसमें एक मेरा पार्टनर था, NCA ग्रेजुएट था, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया. और मेरा खुद का इंटरेस्ट भी था आर्ट और कल्चर से ज़्यादा, पेंटिंग्स का भी शौक है, तो आई वॉज इंक्लाइंड टूवर्ड्स इट. तो आई थिंक दैट हेल्प्ड अ लॉट इन डिज़ाइनिंग अ परफेक्ट स्क्रीन. अगर आप देखें, हम टीवी का स्क्रीन इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, बैलेंस्ड स्क्रीन. फैमिली ओरिएंटेड होता है, हॉच पॉच नहीं होता, क्लैरिटी होती है, ईजी टू व्यूइंग होती है. तो वो सारी चीज़ें जो है ना आपको करनी पड़ती हैं. तो आई थिंक दैट हमने पहले दिन से ही रीडिफाइन किया पाकिस्तानी ड्रामे को, कि हम लोग इंडियन को फॉलो नहीं करेंगे. अपना कॉन्सेप्ट है विच वॉज मच स्ट्रॉन्गर. आज भी कंटेंट हमारा इंडियन से बहुत स्ट्रॉन्ग है. फिर जी ज़िंदगी जब लॉन्च हुआ, उन्होंने हमारा कंटेंट लिया. तो बहुत सारी चीज़ें हमने यूनिक करते गए. और उसमें यही था कि वी वांटेड टू हैव आवर ओन कल्चरल वैल्यूज़ स्ट्रेंथेंड, और उसी को लेके चले. और क्योंकि हमारा कलम और जुमला और लैंग्वेज कहीं सुपीरियर थी from our neighbors, so we were able to capture on our strengths, historic strengths. Very well said. क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सर्विस भी थी पाकिस्तान की, जो टीवी देखने वाले जितने भी व्यूअर्स थे उनके लिए. क्योंकि बहुत आसान था कि आप भी वही कॉपी कर लेते, वो जो ढन 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 करके स्क्रीन के ऊपर, और म्यूज़िक बज रहा है काफ़ी देर तक और डायलॉग नहीं आ रहा है, कोई स्टोरी लाइन नहीं है, लेकिन आपने एक नीश बनाई. What motivates you to launch a news channel? आई थिंक इसकी कोई स्टोरी ये है कि हम लोग बिफोर न्यूज़ चैनल 6 चैनल लॉन्च कर चुके थे, जिसमें से स्टाइल 360, अनदर ब्यूटीफुल चैनल विच वाज फैशन एंड लाइफस्टाइल चैनल, फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं हुआ, हमने बंद कर दिया. फिर हमने एक ओनली यूथ एंटरटेनमेंट OATV लॉन्च किया था, वो बंद कर दिया. कुछ अर्से चलाया और वी थॉट कि उसकी मार्केट इतनी बड़ी नहीं है, बिजनेस सेंस नहीं बन रहा, तो हमने बंद कर दिया. इसी तरह से फिर हमने एक हम 2 करके लॉन्च किया था एक चैनल, वो कुछ अर्से चलाया, हमें लगा कि वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो बंद कर दिया. फिर हमने न्यूज़ लाइन पब्लिकेशन एक्वायर की और वो 2-3 साल चलाया, वो बंद कर दिया. फिर हमने 6 FM स्टेशन उठाए, आई थिंक गवर्नमेंट के एक थे, हमने उठाए, कुछ अर्से 6 महीने चलाए. जी, हमारा FM लॉन्च किया था, और वो फिर हमने बंद कर दिया. तो हमने काफ़ी चीज़ें की थी. हमारी अंडरस्टैंडिंग बड़ी क्लियर थी. You launch a product, you see if it is successful. If it is successful, go all the way. If it is not successful, try and understand that you have made a mistake, and the best thing to correct a mistake is stop it. Rather than burning more cash, you stop there. And you should understand when you have made a mistake, you should accept that mistake. तो वो जो एक realization होती है ना टीम के अंदर, ओके यार, मैंने सोचा तो था कि ये चैनल यूं प्रॉफिट करेगा, लेकिन नहीं कर रहा, तो बंद कर दें. तो हमारे जब तकरीबन 2016 में हमने एक मीटिंग की अपनी मैनेजमेंट कमेटी की, और उसमें 2 दिन की डिलिब्रेशन हुई मेरे घर पे ही, और हम लोगों ने बड़ी डिबेट की कि शुड वी लॉन्च अ न्यूज़ नेटवर्क और नॉट, और उसमें टाई हो गया. एंड एवरीबडी लुक्ड एट मी. तो माई मदर ऑलवेज वांटेड कि न्यूज़ चैनल होना चाहिए, क्योंकि वो बुके को स्ट्रेटजिकली मीडिया नेटवर्क को कंप्लीट करता है. सो वी मस्ट हैव दैट. एंड उनकी थॉट थी स्ट्रेटजिकली, बिजनेस सेंस मुश्किल लग रहा था, लेकिन वी सेड कि वील ट्राई एंड डू इट. और हमारा एक्सपीरियंस इतना था ब्रॉडकास्टिंग का कि हमें एग्जैक्ट कॉस्ट पता थी, सैटेलाइट की क्या कॉस्ट होती है, डिस्ट्रीब्यूशन की क्या कॉस्ट होती है, सारे हमें नंबर्स, और इतनी कंपनी स्ट्रॉन्ग थी. लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब हमने हम न्यूज़ लॉन्च किया तो इट वाज अ डिफरेंट स्टोरी. और वो स्टोरी ये थी कि हमने बजट तो बोर्ड से तकरीबन 3 बिलियन रुपीस का लिया था, बट वी एंडेड अप स्पेंडिंग 5.2 बिलियन रुपीस बिफोर वी ब्रोक इवन ऑन न्यूज़. और कई दफ़ा ये सोचा कि बंद कर दें. जब हमने 3 बिलियन स्पेंड कर दिया, हमने कहा बंद करते हैं. लेकिन जब बंद करते हैं तो आपको 3 बिलियन का लॉस अपनी बैलेंस शीट पे लेना पड़ता है. सो हाउ डू यू डिसाइड अ बिग डिसीजन लाइक दैट कि 3 बिलियन को इन्वेस्टर्स को बताया कि हमने लॉस कर दिया, या 1-2 बिलियन रुपीस करके उसको प्रॉफिटेबल लेके जाए. तो अल्हम्दुलिल्लाह
विद इन फिर जब वो हमने सोचा कि बंद करें ना बंद करें, फिर हमने मैसिव रीस्ट्रक्चरिंग की पूरी कंपनी के अंदर। हमने कॉस्ट कट डाउन्स की, कोई अप्रॉक्सीमेटली कंपनी की 40% हमने कॉस्ट कम की। जब हमने रियलाइज़ किया कि ये नहीं चल रहा, पूरे नेटवर्क की, उसमें नेटवर्क के एम्प्लॉयज़ ने भी कॉस्ट सैलरी कट लिया, और हमने तकरीबन 20% ले ऑफ्स भी किए। और हमारे तकरीबन 1170 एम्प्लॉयज़ थे, कट करके फिर हम 750 एम्प्लॉयज़ पे लेकर आए इस कंपनी को, मेजर कॉस्ट कट्स की। और फिर इमीडिएटली 1-1.5 साल के अंदर ही हमें नज़र आ गया कि वो जो न्यूज़ नेटवर्क है पहले ब्रेक इवन हुआ और उसके बाद फिर प्रॉफिटेबल हुआ, और अभी प्रॉफिटेबल है अल्हम्दुलिल्लाह से। सो वी हैव डन वेरी वेल। और बहुत कम न्यूज़ नेटवर्क्स हैं जो कि प्रॉफिटेबल हैं, उनमें से हमारा एक प्रॉफिटेबल नेटवर्क है और बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। पिछले 3 साल से जो टॉप लाइन है हमारी न्यूज़ की रेवेन्यू, वो हमने डबल की 100% से। सो एंड वी कंटिन्यू टू ग्रो अल्हम्दुलिल्लाह ऑन दैट नेटवर्क। पाकिस्तान में किसी मीडिया ग्रुप या हाउस के सर्वाइवल के लिए न्यूज़ चैनल लॉन्च करना ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और अगर मुझे मालूम होता कि इतने पैसे लगेंगे और इतनी मेहनत लगेगी और इतना सब कुछ होगा, तो मैं आज भी इस क्वेश्चन पे हूँ कि हम लोग एंटरटेनमेंट में ही बड़ा अच्छा ग्रो कर सकते थे। कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी न्यूज़ नेटवर्क की। न्यूज़ बिज़नेस को हमने कभी भी पावर पॉलिटिक्स या पावर स्ट्रेंथ नहीं करने के लिए सोचा, और कभी उसको उस तरह से, हम उसको एज अ बिज़नेस वेंचर देखते हैं, उसको एक प्रॉफिटेबल वेंचर देखते हैं, और उसको उस एंगल से नहीं देखते कि इसको पॉलिटिकल क्लाउट आ जाएगा, आप गवर्नमेंट बना रहे होंगे या आपकी लोग सुन रहे होंगे या आपके। हमें ये कभी मसला नहीं हुआ। हमारे जो काम थे वो हुए, हमारी एंटरटेनमेंट चैनल्स ने ग्रो किया, हमारी कंपनी ने ग्रो किया। तो ये गलत तासुर है। आम तासुर ये पाया जाता है कि कहीं कोई काम फंस रहा है तो जी आपकी खबर चला देंगे या आपको प्रेशराइज कर देंगे, तो इसलिए तमाम बड़े ग्रुप्स जो हैं वो न्यूज़ चैनल की तरफ ज़रूर जाए। मुझे उनका मोटिव तो नहीं पता, लेकिन हम नेटवर्क के मामले से बता सकता हूँ। हम लोग ने उसको शुरू में भी बिज़नेस आइडिया के तौर पर प्लेस किया था, और आज भी हम इसको एज अ फेवरेबल बिज़नेस करते हैं। और एक और चीज़ जो थी, हम लोग जब हम न्यूज़ लॉन्च कर रहे थे तो हमने 3 चीज़ें डिफ़ाइन की थी व्हाट हम न्यूज़ विल बी। नंबर 1, हमने कहा था हम न्यूज़ इंडिपेंडेंट होगा। आज 6 साल हो गए हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि ये पीपल्स पार्टी का चैनल है, ये बैलेंस रखना बड़ा मुश्किल काम है। ये बहुत मुश्किल काम है। इंडिपेंडेंस हमारी ये है कि जितनी कवरेज हम एक पार्टी करते हैं दूसरी करते हैं, तो एक बैलेंस्ड चैनल है, उसकी वजह से आपकी एक रिस्पेक्ट भी बनती है, एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म को फॉलो करते हैं। तो आप सोचें कि 6 साल पहले आज तक हमारी पूरी टीम, हमारा जो एक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है कि वी विल बी एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्टिक न्यूज़ नेटवर्क, वी आर स्टिल दैट। नंबर 2, वी विल ऑलवेज बी इन्वेस्टिगेटिव। तो कभी भी किसी की गलत खबर नहीं चलाएंगे, और अगर गलती से भी कोई चल गई तो हम उसको करेक्शन उसी वक्त, उसी करेक्शन को उससे ज़्यादा प्रोमिनेंट तरीके से एक्सेप्ट करके। एक दफ़ा हुई थी, मुझे याद है, एक मिनिस्टर ने कहा कि यार ये मेरी गलत खबर चल गई है, तो हमने उसकी तो डे टाइम में खबर चली थी, हमने प्राइम टाइम में कहा कि ये खबर हमारी इस टाइम पे चली थी, हम इसको करेक्ट कर रहे हैं, और वो करके। एंड दिस इज़ व्हाट वी बिलीव इन, टू मेक एरर्स जो है ना ह्यूमन है, लेकिन करेक्ट करना जो है ना मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ाई होती है, आप अपनी एक्सेप्ट कर लें। तो एक तो हम इन्वेस्टिगेटिव हैं, नंबर 2 को किसी की गलत खबर नहीं चलाते। जो आपने कहा ना कि तुम्हारी खबर चला दूंगा, भाई तुम्हारी गलत खबर है तो चलेगी, नहीं खबर है तो नहीं चलेगी। थर्ड चीज़ जो थी हमारी, हमने देखा था कराची पाकिस्तान में ना एक होपलेसनेस है, नेटवर्क्स इंस्पायर नहीं करते, सुबह से शाम तक मुर्गे लड़ा रहे होते हैं। तो अगर आपको याद हो, जब हम टीवी लॉन्च हुआ तो हमने डे 1 डिसाइड कर लिया था, वी विल नॉट इनकरेज फाइट्स ऑन द चैनल, वी विल नॉट बी लाउड, वी विल हैव अ वेरी क्लीन पर्सपेक्टिव। ना हमारे जूड़े बने हुए होंगे, ना हमारे एक इंटेलिजेंट प्रेजेंटर्स होंगे। और वो इंस्पायर किया कई नेटवर्क्स को, जो नए नेटवर्क्स आए और जो पुराने आए, उन्होंने अपने पुरानी चीज़ों को चेंज करके अपने बालों की ड्रेसिंग से लेके, कपड़ों की ड्रेसिंग से लेके हम की चर्च को फॉलो किया। वी इंस्पायर्ड आवर कंपेटिटर्स, वी इंस्पायर्ड द पीपल, एंड आवर पर्पस इज़ टू इंस्पायर द यूथ ऑफ द कंट्री। तो कोई भी ऐसी खबर जो डाउन करे पाकिस्तान को, वी ट्राई टू शाई अवे फ्रॉम इट।
Not that we don't report it, but we try to shy away from. जो टॉक शोज हम जब देखते हैं BBC पर या किसी भी इंटरनेशनल मीडिया पर, तो बड़ा सेंसिबल तरीके से क्वेश्चन भी होता है, उसका जवाब भी आता है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। तो ये आपकी बात ठीक है कि एक पैटर्न सेट करना बड़ा ज़रूरी होता है, और इंडस्ट्री के अंदर जब आप सेट कर देते हैं कोई बेंचमार्क, तो फिर उसके फॉलोअर्स भी बन जाते हैं। केबल ऑपरेटर्स क्या रोल प्ले करते हैं किसी भी चैनल को सक्सेसफुल एंड नॉट सक्सेसफुल बनाने में? कोई रोल अप्लाई नहीं करते। सो केबल ऑपरेटर के पास जब स्पेस थी तो वो सबको अकोमोडेट कर देते थे। अब उनके पास स्पेस नहीं है, तो इसका मतलब है किसी एक चैनल को उतारेंगे तो दूसरे को लगा सकते हैं। तो जब आप के पास स्पेस नहीं है तो फिर आप अपने प्लेसमेंट स्पॉट्स बेचते हैं। कुछ तो जो पुराने नेटवर्क्स हैं जिनके साथ वो बने हुए हैं, जिनकी वजह से वो बने हुए हैं और वो लीडिंग नेटवर्क्स हैं, जैसे हम टीवी है, तो उससे शायद प्लेसमेंट चार्जेस ना लें। लेकिन अगर कोई और एंटरटेनमेंट का या कोई और न्यूज़ नया नेटवर्क आएगा तो उसको वो प्लेसमेंट बेचते हैं। फिर वो डेफिनेटली मार्केट फोर्सेस डिटर्मिन करती हैं कि किस केबल ऑपरेटर ने कितने पैसे लेने, चार्ज करने। तो हम न्यूज़ जब लॉन्च हुआ तो उसको प्लेसमेंट के पैसे देने पड़े। मसाला जब लॉन्च हुआ था उस ज़माने में नेटवर्क्स इतने नहीं थे, तो फ्री में लगा। हम टीवी लगा था, फ्री में लगा। तो केबल ऑपरेटर्स पैसे चार्ज करते प्लेसमेंट के, दैट्स अबाउट इट। वो किसी के अगेंस्ट नहीं होते, आप मेरी बात समझ रहे हैं। अब वो निगोसिएशन होती है, किसी से थोड़े से 2 रुपये ज़्यादा ले लिए, 2 रुपये कम ले लिए वाली बात है। बट केबल ऑपरेटर्स का कोई मोटिव किसी को डाउन या अप करना नहीं होता। लाइक इफ यू वांट टू बी इन टॉप 10 लिस्ट, ठीक है, सो डू यू पे फॉर इट? लाइक इट्स अ रैंसम और अ प्राइस? नहीं, प्राइस है ना, इट्स अ रेट कार्ड। इट्स ऐसे रेट कार्ड ऐसे नहीं होता, क्योंकि क्या होता है कि टॉप 2-3 चैनल्स तो वो होते हैं जो कि इंडस्ट्री में लीडर्स होते हैं और पुराने होते हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी लगे होते हैं। अब एक नया चैनल आया है, जैसे हम न्यूज़ नया आया, तो वो चाहेगा कि जो पुराने बड़े चैनल्स हैं उनके साथ लगे। तो मैं कहूँगा यार मैं साथ लगा दो, तो उससे कहोगे यार मैं साथ लगा तो दूंगा, लेकिन मुझे तुम इसके एक्स अमाउंट पैसे दे दो। तो मैं कहूँगा अच्छा चलो यार एक्स नहीं, इतने वाई ले लो या x-2 ले लो। तो वो उससे एग्री हो गई, निगोशिएट किया आपने, तो रैंसम तो कुछ भी नहीं है। आप 10वें नंबर पे लगा ले, कम पैसे ले लेगा वो। आप तीसरे नंबर पे लगाना चाहते हैं, टॉप 2 चैनल्स के साथ साथ लगाना चाहते हैं, तो थोड़े ज़्यादा ले लेगा। सो इट्स अ प्रीमियम प्राइस। सो इट्स अ प्रीमियम प्राइस फॉर प्रीमियम प्लेसमेंट। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि इंटरनेशनली अगर पहला स्पॉट ऑफ कमर्शियल आप लगाएं ब्रेक से पहले, तो आप थोड़ा सा प्रीमियम 10-15% दे देंगे। या आइलैंड स्पॉट लेंगे तो आप ज़्यादा पैसे बिल्कुल, जैसे आपका गूगल एडसेंस में भी पहला स्पॉट लगेगा तो उसके पैसे ज़्यादा होंगे, सेकंड स्पॉट के कम होंगे, ऐसे ही कुछ होता है ना। सो हैविंग सेड दैट, प्लेसमेंट चार्जेस होते हैं, और वो मेरे ख्याल से रैंसम की बात गलत है। वो एक फेयर मार्केट वैल्यू की। DTH की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं पाकिस्तान के तमाम जो ब्रॉडकास्टर्स हैं? हालांकि वो तो बहुत ट्रांसपेरेंट कर देगा आपकी रेटिंग को। पहली बात, ब्रॉडकास्टर्स ने DTH को नहीं रोका। DTH का लाइसेंस ही आज तक पैमरा ने इशू नहीं किया, और DTH लॉन्च नहीं किया पाकिस्तान ने। DTH पाकिस्तान को कई अरसे पहले लॉन्च कर देता था, आज से 20 साल पहले लॉन्च हो जाना चाहिए था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली डिले किया पाकिस्तान ने, और उसका थोड़ा सा लॉस भी है। क्या आज DTH फीजिबल है नॉट, ये तो डिटेल स्टडीज़ ही बता सकती है, क्योंकि और कितनी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, डिजिटल सेट टॉप बॉक्सेस आ गए हैं जो कि चल रहे हैं, दुनिया भर में चल रहे हैं, और हमारे पास पब्लिक मीटर्स होते हैं, आपको बता देते हैं कि कौन सा चैनल नंबर 1 है। एग्जैक्टली। तो पाकिस्तान में तो अभी हर चैनल क्लेम करता है कि हम नंबर 1 है, तो वो कैसे? नहीं, कोई क्लेम नहीं करता कि वो नंबर 1 है। आई थिंक 3 पाकिस्तान के बड़े नेटवर्क्स हैं, हम नेटवर्क है, जियो नेटवर्क है, और एयरवाई नेटवर्क है। ये 3 बड़े नेटवर्क्स हैं, इनके चैनल्स आगे पीछे थोड़ी बहुत रेटिंग्स ऊपर नीचे डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग और कंटेंट उस सीज़न में उनकी आ रही है। जो नए चैनल्स आए हैं वो कभी भी नहीं कहेंगे कि हम नंबर 1 है, वो कहेंगे हम नंबर 4th है, नंबर 3rd है, नंबर 5th है। तो ये क्लेम करना, हाँ, आपस में जब आप 1, 2, 3 बहुत करीब होते हैं तो कभी आप एक सीज़न में नंबर 1 हो जाते हैं, कोई आपका एक दिन नंबर 1 पे हो जाता है। जैसा भी आज इश्क मुर्शिद है, वो उसकी रेटिंग नंबर 1 क्या, नंबर 1 के बाद नंबर 10 तक भी जो है ना, उसकी 18 की रेटिंग आ रही होती है, सेकंड वाले की 3-4 की रेटिंग आ रही होती है। तो वो कभी कभी दूसरे नेटवर्क का भी हिट हो जाता है, कोई ऐसा खुद जैसे कोई दूसरे ड्रामे भी हैं। सो ये तो चलता रहता है कॉम्पिटिशन। तो TRP की साइंस है क्या पाकिस्तान के? जब आप देखेंगे तो वो रेटिंग आ जाएगी नज़र। तो बेसिक थॉट तो यही है, कुछ सेट टॉप बॉक्सेस लगे थे, मीडिया मॉनिटर्स, मीडिया बॉक्सेस लगे थे जो एक पॉपुलेशन के हवाले से लगे थे।
वो एक रिसर्च साइंस मेथोडोलॉजी के तहत लगे थे, 2000 मीटर या 1600 मीटर तकरीबन लगे थे। फिर लोगों का ख्याल था कि ये मीटर्स बहुत कम है, तो उन्होंने अपना पैनल साइज इंक्रीज़ करने के लिए PTCL के बॉक्सेस को भी एक बड़ा पैनल बना लिया। सो एक डेफिनेटली इट्स नॉट द एग्जैक्ट मेजरमेंट बट इट्स अ फेयरली डिसेंट मेजरमेंट, एंड रादर देन गोइंग ब्लाइंड इट्स अ बेटर सेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो PBA का रोल आप कैसे देखते हैं? आप खुद भी उसका मेंबर भी हैं और वो बॉडी तमाम एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के साथ भी लिंक्ड अप है। Right. तो जो रिफॉर्म्स इन मीडिया इंडस्ट्री है उसमें PBA क्या रोल प्ले कर? सो PBA ने ना PBA में मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ, मतलब हम लोग छः ब्रॉडकास्टर शुरू के थे जिन्होंने PBA फॉर्म की थी, तो आई एम वन ऑफ देम। और मुझे याद है कि उसमें मकसद 2-3 थे। एक जो कि अभी तक मकसद है भी और वो चल भी रहा है, वो रिकवरी फ्रॉम द एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। तो जब कोई कमर्शियल चलता है उसकी 60 डेज़ के बाद पेमेंट होनी होती है, तो अगर वो ना चले तो आप फिर मेंबर्स जो हैं ये डिसाइड कर लेते हैं कि अगर X चैनल की पेमेंट नहीं आई है तो पूरी इंडस्ट्री उसका एडवर्टाइज़र का बिजनेस नहीं लेगी, उसका ऐड नहीं चलाएगी। तो वन फॉर ऑल फॉर वन वाली फ़िलासफ़ी है। और हम लोग कहते हैं कि भाई आपने पेमेंट नहीं की है ना, तो हमारे इस चैनल की नहीं की है तो कल को तुम शायद हमारी भी ना करो, तो हम सब खड़े हो जाते हैं एक साथ में। एक तो ये रोल होता है। सेकंड, ओवर द इयर्स गवर्नमेंट कई दफ़ा कोई कानून बनाना चाह रही होती है, रिस्ट्रिक्टिव हो रही होती है, पेमेंट्स नहीं दे रही होती है अपनी, तो फिर PBA कम्स एंड टू टॉक टू द गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स। मेंबर्स हो सकते, अब अकेले एक एक करके बंदा जा रहा हो या 4-5 लोग रिप्रेजेंटिंग द इंडस्ट्री। डेफिनेटली हर साल 2 साल में इलेक्शंस होते हैं PBA के, उनका एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, वो जाके गवर्नमेंट से भी पॉलिसीज़ के ऊपर, बेटरमेंट के ऊपर डिस्कस करती है और बातें करती है ताकि नुकसान ना हो इंडस्ट्री को। कोविड ने बहुत बड़ा हिट दिया था एडवर्टाइजिंग को जी। और उसका इम्पैक्ट सबको मिला, पाकिस्तान की एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री और टेलीविज़न को भी मिला। उसके बाद एक थोड़ा सा वेव लेंथ आई और 2021 के नंबर्स मैं देख रहा था तो टीवी पे जो एड स्पेंड था दैट वाज अराउंड 35 बिलियन रुपीस। लेकिन ग्रेजुअली ऑन द अदर हैंड डिजिटल मीडिया और डिजिटल बाइंग का जो रेशो है वो ऊपर जा रहा है। सो हाउ डू यू सी इट कि अब क्या डिजिटल जो है वो ओवरकम कर जाएगा आपकी कन्वेंशनल? सो मैं ये बात कई लोगों से इंटरनली भी करता रहता हूँ, बाहर भी करता रहता हूँ। मेरी थॉट ये है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना कंटेंट है। ये जो हम बात कर रहे हैं, जो रिकॉर्डिंग है, ये लोग देखेंगे, ये किस मीडियम पे देखेंगे, ये टेलीविज़न पे देखेंगे या डिजिटल पे देखेंगे। डेफिनेटली अब आज जब आपके पास एक मोबाइल फ़ोन अपने पास आ गया है और अपने पास एक टैबलेट आ गया है, कंप्यूटर पे व्यू कर रहे हैं आप, तो आप अपनी कन्वीनियंस के ऊपर, अपने टाइम के ऊपर जब भी करना चाहें। आपको दुरैद का ये इंटरव्यू सुनना है, आपने दुरैद का इंटरव्यू डाला और दुरैद और इंटरव्यू या मिलेनियम का डाला एंड 1 in million का आपने करके डाला और आपने देखा, अपनी मर्ज़ी से देख लिया, जिस बंदे का भी देखना है। सो उसकी वो कन्वीनियंस है, उसकी वजह से डिजिटल की ग्रोथ ज़्यादा है। एक ड्रामा है जो कि हम टीवी पे चलता है, लाइव चलता है, स्पोर्ट्स है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा कि लाइव PSL चल रहा है, तो दुनिया भर में इतनी बड़ी डिजिटल आने के बावजूद लाइव स्पोर्ट्स टीवी पे ही देखा जाता है, केबल पे, सैटेलाइट पे, चीज़ों पे। सो मेरी थॉट ये है कि स्क्रीन्स चेंज हो सकते हैं लेकिन कंटेंट विल ऑलवेज बी किंग। एक अच्छी फिल्म सिनेमा से उतर के नेटफ्लिक्स पे होगी या आपके किसी और प्लेटफॉर्म पे होगी, आप उस पर बैठ के देख लेंगे, तो वो आपका कंटेंट है जो देख रहा है। तो आपको कंटेंट को इम्प्रूव करना है और प्लेटफॉर्म्स आप मल्टीपल लेते रहेंगे और ये प्लेटफॉर्म्स ओवर द ईयर्स चेंज होते रहे। ठीक है, थिएटर था, थिएटर से सिनेमा बनी, सिनेमा से फिर टीवी आ गया, टीवी से ये मोबाइल आ गया, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल कंटिन्यू टू चेंज। वन थिंग हैज़ रिमेन्ड constant, that is content, and if your content is good and engaging, people will watch it। और कुछ content की differentiation definitely theater की अलग होती है, television की science थोड़ी सी अलग होती है, सिनेमा की थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन वो content कहीं ना कहीं तरीके से यूज़ हो जाता है हर प्लेटफॉर्म पे। तो आप समझते हैं कि टीवी की जो इम्पोर्टेंस है वो अपनी जगह कायम रहेगी? लाइक जैसे रेडियो है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में थोड़ा सा ऑब्सलीट हो गया, बिल्कुल, अब डिजिटल रेडियो की तरफ जाया जा रहा है, जो So, डिजिटल जैसे ब्रॉडकास्टिंग है। सिनेमा है, या क्या सिनेमा स्क्रीन बंद हो गई अमेरिका में इतनी ज़्यादा डिजिटल रेवोल्यूशन आने के बाद?
चाइना है, इतना ज़बरदस्त डिजिटाइज्ड है, उसके बावजूद 70,000 सिनेमा स्क्रीन्स हैं चाइना में। तो क्या सिनेमा को टीवी ने ओवरटेक कर दिया या टीवी को उसने, हाँ उधर ग्रोथ ज़्यादा ज़रूर हुई है, इधर ग्रो नहीं कर रहा, लेकिन उसकी एक मार्केट रहेगी और कुछ एरियाज़ में कम रहेगी, कुछ एरियाज़ में बढ़ जाएगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन होती रहेगी, लेकिन कंटेंट क्रिएटर्स जो है ना विल ऑलवेज सर्वाइव, एंड हम हैज़ ऑलवेज बीन अ कंटेंट कंपनी, कंटेंट क्रिएटिंग कंपनी, so we will keep on taking the advantage of newer technologies and we'll continue to grow on the digital side as well. कितना फ़ायदा या नुकसान हुआ जब जो एड ग्रुप्स थे या एड एजेंसीज थी उन्होंने भी अपने प्रोडक्शन हाउसेस खोल लिए, अब वो कंटेंट खुद प्रोड्यूस भी करते हैं और वो कंटेंट अब प्रोड्यूस करके बनाकर टेलीविज़न का एयर टाइम बाय करते हैं और वो अपना कंटेंट बनाया उधर चला। बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है पाकिस्तान में, ऐसे थोड़ा बहुत हुआ है और वो होना चाहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एडवर्टाइजिंग कंपनीज़ ने थोड़ी टाइम के लिए वेंचर किया था, लेकिन वो सस्टेनेबल मॉडल नहीं था, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस जो है ना वो एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है देन अ ब्रॉडकास्टिंग हाउस एंड देन एन एडवर्टाइजिंग कंपनी। हर एक की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है। तो प्रोडक्शन हाउसेस जो है ना पाकिस्तान में वो इतने स्पेशलाइज्ड हैं, वो इतना क्रिएटिव हैं, वो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी को समझना कि मैं ऐसा ड्रामा बना के कर लूँगा वन टाइम तो वो किसी से ख़रीद के चला लेगी, लेकिन कंटिन्यूसली वो कर नहीं सकती। सो प्रोडक्शन हाउसेज हैव फ्लरिश्ड इन पाकिस्तान, दे विल कंटिन्यू टू फ्लरिश इन पाकिस्तान, और आई थिंक पाकिस्तान में अच्छा काम हो रहा है और वो बढ़ भी रहा है। और जैसे जैसे नए एंटरटेनमेंट, अभी 1-2 चैनल्स अच्छे आए हैं, उन्होंने जब और लोगों से काम करवाया है, तो जितना कंपटीशन पाकिस्तान में आएगा ना उतनी इंडस्ट्री ग्रो करेगी। मेरे ख्याल से कंपटीशन इंडस्ट्री को छोटा नहीं करती, हमेशा एक्सपैंड करती है, क्योंकि जो दूसरा कंपटीटर है वो कुछ अपनी स्ट्रेंथ्स ऐसी लेके आता है जो आपके पास नहीं होती है, और वो दोनों स्ट्रेंथ्स मिलके इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करती है। हम इंटरनेशनल भी देखा जाता है, इंटरनेशनली भी देखा जाता है, और हम इंटरनेशनल ऑलरेडी आपका एक ब्रेन चाइल्ड भी है। कितना ज़रूरी है जो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स होती हैं, आप इंटरनेशनल फ्रेंचाइज के साथ कोलैबोरेट करते हैं, या हमने इंडियन मीडिया के साथ भी काफ़ी कुछ, आपने खुद भी एग्जाम्पल दिया, तो ये जो कोलैबोरेशंस होती हैं ये क्या रोल प्ले करती हैं? सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक एक तो ये था कि आपका अपना कंटेंट जो है ना इंटरनेशनली जाए, वो थ्रू योर ओन चैनल जाए। कई दफ़ा आप अपना कंटेंट बेच के लेके जाते हैं और वो एक एक्सपेंशन होती है और आपका कंटेंट दुनिया भर में देखा जाता है। सेकंड लेवल पे हमने जो दूसरा काम अभी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में किया है वो 10 स्पोर्ट्स का किया, और आई थिंक आपका क्वेश्चन अगला स्पोर्ट्स के वाले से होना ही था। हम नेटवर्क में एक चीज़ जो जब हमने न्यूज़ को सक्सेसफुली कर लिया तो हमारे पास ये था कि हम लोग एक स्पोर्ट्स चैनल लॉन्च करें, और उसकी फिजिबिलिटी पे वर्क कर रहे थे। एट द सेम टाइम सोनी इंटरनेशनल वाज लुकिंग एट अ पार्टनर फॉर अ न्यू पार्टनर फॉर देयर 10 स्पोर्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन चीज़ों के ऊपर पार्टनर ढूंढना चाहते। तो हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी आई, हमने वो पार्टनरशिप ऑनलाइन किया है, एंड विद इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ही हम लोग दोनों ने बहुत अच्छा प्रॉस्पर किया है। वी हैव ब्रॉट इन आवर ओन लोकल स्ट्रेंथ एंड वैल्यू टू द ग्रुप, एंड आई थिंक वो एक अच्छा लर्निंग प्रोसेस हमारे लिए भी है। 10 हैज़ बिन वन ऑफ द फर्स्ट स्पोर्ट्स चैनल इन पाकिस्तान इट वाज लॉन्च्ड। उस वक्त बुखातर के पास था, फिर उसने कई दफ़ा हैंड चेंज किए, इस वक्त सोनी ग्लोबल इंटरनेशनल के पास है वो ब्रांड। सो बाय एंड लार्ज माई ओन अंडरस्टैंडिंग इज़ कि डेफिनेटली फ़ायदा होता है, आप कुछ उनसे सीखते हैं, कुछ आप उनको सिखाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना ये कोलैबोरेटिव एफर्ट्स में लर्निंग्स हैं, और हमारा जो इंटरनेशनल विंग है वो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा है और बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज पे काम करता है। लिमिटेड रिसोर्स मीनिंग विद वेरी फ्यू पीपल वी रीच द वर्ल्ड। तो हम अवार्ड्स का एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर कैसा रहा? ये बहुत यानी हम जब पुराने अवार्ड्स देखते हैं जो कि पाकिस्तान में निगार फिल्म अवार्ड्स हुआ करते थे, तो वो एक लेगेसी है। उस लेगेसी को आपने GPTV अवार्ड्स, और उस लेगेसी को आपने मॉडर्नाइज करके बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म बना दिया है, और आप इंटरनेशनली जाके उसको करते हैं, और बड़ी खुशी होती है देख कर के जब हम देखते हैं कि बॉलीवुड के अंदर जो जितने भी अवार्ड शोज़ हैं वो बहुत बिग स्केल होते हैं, तो आपने भी तकरीबन उस स्केल को मीट करने के लिए इसको शुरू किया है, तो कैसा एक्सपीरियंस है? आई थिंक तो ओवरवेलमिंग, आई मीन वो एक्सपीरियंस जो है ना मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ। जब आप 16,000 12,000 लोगों को देखते हैं, आपके कौमी तराने पे वो खड़े होते हैं और वो गाना आपका तराना आपके साथ गुनगुना रहे होते हैं,
हमने कनाडा में ये किया, ह्यूस्टन में ये किया, दुबई में ये किया, फिर हम कनाडा में गए। इस साल हम लोग लंदन में वेम्बली अरीना में, विच इज़ एन आइकॉनिक प्लेस, मेरा ड्रीम था कि एक उधर भी हम कर लें। तो इस साल सितंबर में इंशाल्लाह हम अवार्ड जो है हम लोग लंदन में कर रहे हैं। और उसमें जो इंटरेस्टिंग बात है, उसमें कई जो आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ होते हैं वो आते हैं और वो उनको नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है, उनके आंखों में आंसू होते हैं, वो अपने सुपरस्टार से मिलते हैं। और वो वाकई में बड़ा एक मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। एक अवार्ड शो की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली क्लोज टू 400 मिलियन रुपीज़ एक रात में आप खर्च कर देते हैं एक अवार्ड शो खड़ा करने के लिए, और आपको वो सारे पैसे रिकवर करने होते हैं। तो कभी कभी तो पूरे रिकवर हो जाते हैं, कभी थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है, लेकिन उसकी ब्रांड वैल्यू इतनी हम की बिल्ड हो जाती है, गुडविल बिल्ड हो जाती है, मार्केटिंग एफर्ट हो जाता है कि इंसान वो नॉमिनल सा एक्सपेंस जो है बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन बाय एंड लार्ज लास्ट 1-2 साल से हम उसमें प्रॉफिट भी कर रहे हैं। तो इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। आप 1-2 साल नुकसान भी थोड़ा बहुत कर रहे होते हैं, लेकिन आपको पता होता है कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक। तो इंशाल्लाह ना सिर्फ ये, फिर इस साल लक्स ने हमें लक्स स्टाइल अवार्ड प्रोड्यूस करने के लिए दिया, वो हमने सक्सेसफुली प्रोड्यूस किया, एंड वी होपफुली टेक दिस LSA टू द नेक्स्ट लेवल। उसको भी हम इंटरनेशनल लेके जाने की बातें कर रहे हैं। और ये जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, इसमें 2 एडवांटेज होते हैं। लोकल मार्केट के पास इतना पैसा नहीं होता कि इतना बड़ा करें आप, तो कुछ आप टिकट सेल से रेवेन्यू कर रहे होते हैं, कुछ आप लोकल एडवर्टाइज़र से कर रहे होते हैं, कुछ आप पाकिस्तानी एडवर्टाइजर्स, तो लोकल मीनिंग के इंटरनेशनल लोकल जो उधर के होते हैं उनसे कर रहे होते हैं, और फिर कुछ पाकिस्तानी एडवर्टाइजर्स होते हैं जो कि ब्रांडिंग ले लेते हैं, मेन लीड स्पॉन्सरशिप ले लेते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें मिला के ना आप इतने बड़े स्केल को अचीव कर लेते हैं, एंड दैट्स द साइंस ऑफ इट। और मैं अपने कंपेटिटर्स के साथ ये शेयर करते हुए कभी मुझे इशू नहीं होता, क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ जब कंपेटिटर्स भी वो काम कर रहे हो जो आप काम कर रहे हो, तो उसकी मार्केट और बड़ी होती है। नहीं तो सारा एफर्ट आपको करना पड़ता है मार्केटिंग में। जब 3 नेटवर्क्स 4 नेटवर्क्स वही काम कर रहे हैं, तो वो मार्केटिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, एंड मे द बेस्ट मैन गेट द बेटर ऑफ इट। आपने कंपेटिटर्स का जिक्र किया, तो क्या आप मिलते हैं मीर इब्राहिम से, सुल्तान लखानी से, सलमान इकबाल से? हम लोग एक तो PBA के प्लेटफॉर्म में रेगुलरली मुलाकात होती है, रिलेशनशिप्स होते हैं, और मैं बेस्ट प्रैक्टिसेस हम TV की जितनी भी हैं वो अपने ब्रॉडकास्टर्स के साथ शेयर करता हूँ, और अपना ऑफिस हमेशा ओपन रखता हूँ विद आवर ओन टीम कि रिकवरीज हमारी बेहतर कैसे हो रही है। क्योंकि जो चीज़ हम बेहतर कर रहे हैं ना, वो जब आप कॉम्पिटिटर को देते हैं ना, तो इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस हो जाती है। तो इंडस्ट्री का जो स्टैंडर्डाइजेशन होती है, अगर आपने कोई अच्छा काम किया और आप अपने कंपेटिटर को भी लेकर आ गए, तो अब इंडस्ट्री बेहतर होगी। जब इंडस्ट्री बेहतर होगी तो आपके लिए मुश्किलात आसान होगी। देन यू हैव टू बी क्रिएटिव इनफ टू बी वन स्टेप अप एंड कीप शेयरिंग योर नॉलेज बेस विथ योर कंपेटिटर्स। और इस पे हमने, जब आपने नाम भी लिए कुछ के, हमने अपनी शेयरिंग्स बेस्ट प्रैक्टिसेस की, हमें कितने दिन में हम रिकवरी करते हैं उनके साथ, कैसे कर लेते हैं हम उनके साथ शेयर करते हैं। हम हैज़ ऑलवेज बिन अ बिलीवर दैट द बेटर द इंडस्ट्री इज़ द बेटर यू विल बी। अंकल, सरगम के बाद कोई मैस्कॉट बच्चों के लिए नहीं बना उस तरह से कि जिसको बच्चे अपने साथ कनेक्ट कर सकें, तो आपने माशाल्लाह स्पोर्ट्स की तरफ आप जाने लगे हैं, न्यूज़ आप कर चुके हैं, एंटरटेनमेंट कर लिया, अवार्ड लॉन्च कर लिया, एक हम पश्तो जो कि रीजनल चैनल वो भी सक्सेसफुली चल रहा है। बच्चों के लिए क्यों नहीं अभी तक आपने कुछ किया? बच्चों के लिए हमने काफ़ी काम किया है। नंबर्स इतने एक्साइटिंग ज़रूर नहीं है, लेकिन आई थिंक ऑल ऑफ अस, माई फैमिली एंड वी बिलीव एज अ नेटवर्क, हम बिलीव करते हैं कि ये होना चाहिए, और हम ही कर सकते हैं और हमें ही करना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर वो अंडरस्टैंडिंग भी है और लर्निंग भी है। इट्स नॉट अ वेरी बिग मार्केट, तो फॉर पब्लिक लिस्टेड कंपनी कई दफ़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप जो है ना इस तरह का इनिशिएटिव लें। लेकिन हमने इसकी फीजिबिलिटीज़ के ऊपर चीज़ों पे काम किया है, और हम गवर्नमेंट के साथ भी कुछ मिलके कई दफ़ा जिक्र किया है। मे भी हम लोग कुछ अचीव कर लें, और किड्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्मिडेबल रीडर्स के लिए अब जैसे से हमने कहा ना, कंटेंट है वो चाहे टीवी पे भी, उस पर भी देख रहे हो, तो किड्स का कंटेंट अच्छा, एजुकेटिव, इंफॉर्मेटिव होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान का ओरिजिनल कंटेंट होना ज़रूरी है, और यू आर एब्सोल्यूट राइट, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ हम's रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी शुड ऑल्सो वर्क ऑन इट, एंड वी वुड बी थॉट प्रोसेस में है हमारे उस पर
इंशाल्लाह जल्दी लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। अब बहुत ज़्यादा टैबू टॉपिक्स भी डिस्कस होते हैं टीवी ड्रामा के अंदर, और ख़ास तौर से अब ये बात की जाती है कि हर घर में एक जो डिवोर्स या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को ज़्यादा फीचर किया जा रहा है। इसका क्या रीज़न है? मतलब मोस्ट ऑफ द ड्रामाज हैव ऑलमोस्ट हैविंग द सेम टॉपिक और डिस्कशन कि जिसके अंदर अलहदगी हो रही है। उससे न सिर्फ ये कि जब सोसाइटी में हम देखते हैं तो इसका इम्पैक्ट हमारे बच्चों पे, नौजवानों पे, और ख़ास तौर से जो यंग ब्रीड है जो कि आपकी पॉपुलेशन का मोर देन 60% है, उसके जहन पर बहुत बुरा असर भी हो सकता है। ऑल्दो टू सम एक्सटेंट इट्स अ रियलिटी एज वेल, लेकिन क्यों हम ऐसे टॉपिक्स को ज़्यादा जगह दे रहे हैं अपनी स्क्रीन्स पे? मेरे ख्याल से ये परसेप्शन गलत है। पहली बात तो पाकिस्तान में ये भी टॉपिक्स आ रहे हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज मैं जब टीवी चैनल अपना भी देखता हूँ और दूसरे कंपेटिटर्स का भी देखता हूँ तो मेजॉरिटी ऑफ द ड्रामाज में ये नहीं है। कई में है भी, लेकिन मेजॉरिटी में नहीं है। परिजात जैसे ड्रामे भी होते हैं, ज़िंदगी गुलजार है जैसे ड्रामे भी होते हैं, हम सफ़र जैसे ड्रामे भी होते हैं। तो उधर आप क्या देखते हैं? कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है इन सब टॉप ड्रामाज के जिसके मैंने नाम लिए हैं। सो मेरा बिलीफ है कि ये लोगों का कॉमन परसेप्शन है, ऐसा होता है। ऐसा नहीं, अभी इश्क मुर्शिद चल रहा है, उसमें कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है। और भी कितने ड्रामे मैंने जितने भी चल रहे होंगे उसमें हो सकता है हफ्ते में कोई एक ड्रामा होगा जो चल रहा होगा। तो 1/7 या 1/5 ड्रामा तो थोड़ा बहुत आप रियलिटी के साथ चलना भी है कि डिवोर्स होती है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, लेकिन हम के अंदर वी ट्राई टू नॉट शो देम। हमारी एज अ पॉलिसी में, फॉर एग्जांपल, वी वर द फर्स्ट चैनल्स जिन्होंने स्मोकिंग बंद की थी अपने चैनल में, और अगर कभी कोई सिगरेट आती थी तो टाइटल चलाते थे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इवन बिफोर पैमरा के डायरेक्टिव आए, बल्कि हमने इनकरेज किया पैमरा को इस तरह की चीज़ों के लिए। पहले पुराने ज़माने में कोई बुरा इंसान दिखा देते तो कोई ना कोई अल्कोहल या विस्की का उसने ग्लास पकड़ा होता था, वी रिमूव दैट फ्रॉम बिकॉज वॉज नॉट आवर कल्चरल वैल्यू। हमने कहा बुरा इंसान दिखाना ज़रूरी थोड़ी है कि वो शराबी भी था, अच्छा इंसान भी शराब पी सकता है। लेकिन that is something we took it out because it's not part of our culture, it's not part of our religion, it's not part of our society, so we removed that. A lot of things were happening and we have removed that. अगर आप पुरानी फिल्में भी देखेंगे ना, उनमें भी दिखाया जाता था। तो अब अगर आप देखें, जैसे जैसे हमने बाय द वे फिल्म्स में हमने बड़ा काम किया, अभी भी कंटिन्यू टू कर रहे हैं, और हमारा ख्याल है कि पाकिस्तान की नई फिल्म पॉलिसी जो बनी है उस पर अगर वो सही तरह इम्प्लीमेंट हो जाए तो पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री और ग्रोथ बड़ी अच्छी होगी। एंड पाकिस्तान नीड्स दैट, बिकॉज जब तक ये सोसाइटी इंटरटेन नहीं होगी तब तक वो सैड सोसाइटी हो जाएगी। सब आपस वैसे ही मौके कम है एंटरटेनमेंट के। सो ये बड़ा ज़रूरी है कि फिल्म्स, ड्रामा, एंटरटेनमेंट, ये चीज़ें जो है ना, सेलिब्रिटीज़, शोज़, कॉन्सर्ट्स, म्यूज़िक, ये बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग को डेवलप करें। हाँ, थोड़ा कथारसिस भी हमारा होता रहता है इन चीज़ों के साथ, और एंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है हमारी थॉट प्रोसेस। तो ये बिल्कुल ना समझें कि ड्रामे सिर्फ वो सास बहू या ड्रामे सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के ऊपर हैं। कुछ हैं लेकिन मेजॉरिटी नहीं है, ये गलत तासुर है। 6 रुपये 40 पैसे का शेयर है आपका, बहुत सस्ता और अभी बहुत सस्ता है। पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, और डेफिनेटली आपने इसके लिए कुछ अच्छा सोचा होगा आगे जाकर। पाकिस्तान की इकॉनमी को आप कैसे देख रहे हैं? बिकॉज नीड ऑफ टाइम इज़ टू, आप जैसे, आप इन्वेस्टर भी हैं, आप बिजनेसमैन भी हैं, आप पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एज अ बिज़नेस लेके चल रहे हैं। तो क्या दो चीज़ें इसमें बताइए। एक तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में कितना है, और दूसरा आप इस इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिहाज से और अपने शेयर वैल्यू को बढ़ाने के लिहाज से क्या देख रहे हैं? दो बातें मैं करूँगा। पहले तो मैं आपकी शेयर वाली बात को डिफाइन कर दूंगा, उसके बाद फिर फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बात कर लेंगे। आई थिंक दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम टीवी हैज़ बिन अ वेरी फास्ट ग्रोइंग कंपनी, शुरू में भी और अब भी। तरह सिर्फ बीच में एक पैच था जब न्यूज़ लॉन्च किया था, दैट वाज द ओनली टाइम वेयर वी स्ट्रगल्ड अ लिटिल बिट, अदरवाइज वी हैव बीन फास्ट ग्रोइंग। और लास्ट 3 years में मेरे ख्याल से हमारा जो केगर है, जिसे कहते हैं कॉस्ट, ये कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जिसे कह लें, या ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट, हैज़ बॉटम लाइन में हैज़ बिन मोर देन 40% फॉर द लास्ट 3 years। ईयर ऑन ईयर हमारी 40% बॉटम लाइन ग्रो की है। टॉप लाइन ने भी मोर देन 25-26% ग्रो किया है। सो दैट हैज़ बिन ग्रेट। तो हम हैज़ बिन परफॉर्मिंग। अनफॉर्चुनेटली we believe as a management that market should determine the forces and we should not manipulate the shares. कई लोग
शेयर मैनिपुलेशन खरीदते हैं, खुद खरीद के खुद बाय करके शेयर प्राइस इंक्रीज करते जाते हैं. वी बिलीव नॉट इन दैट पॉलिसी, वी हैव नेवर डन दैट. मेरे थोड़े से शेयर्स थे, 10% 15% शेयर थे. मैंने ओवर द ईयर्स ग्रो करके मेरी फैमिली ने स्टार्ट तो 20% से था, अब हमारे पास मोर देन 52% शेयर हो गए हैं. तो वी बिलीव इन हम टीवी एंड वी हैव इन्वेस्टेड इन हम टीवी एंड इट्स अ ग्रेट कंपनी टू इन्वेस्ट. सो लेकिन मार्केट इज़ गोइंग टू डिटरमिन दैट. अनफॉर्चुनेटली जब मैं हमेशा कहता हूँ ना कि अगर ज़्यादा पब्लिक लिस्टेड कंपनीज मीडिया सेक्टर में होती तो हमारा शेयर प्राइस के मल्टीपल्स, अर्निंग्स पर शेयर के, EPS के मल्टीपल ज़्यादा बेहतर होते हैं, बिकॉज पीपल वुड हैव अंडरस्टूड दिस मीडिया एज अ कंपनी. ग्लोबल मीडिया कंपनी का मल्टीपल जो है ना अप्रॉक्सीमेटली 20% से अबव ही होता है. हमारा अनफॉर्चुनेटली मल्टीपल जो है 3.5 टाइम्स के करीब लगभग है. और देखा जाए तो इसका मल्टीपल 15-20 तो होना ही चाहिए पाकिस्तान मार्केट के हवाले से ही. So there is a lot of potential in the growth, the valuation of company. But as far as valuation of a company, मैं उसको उस एंगल से देखता नहीं हूँ. मैं देखता हूँ कंपनी की बॉटम लाइन प्रॉफिट्स क्या है, टॉप लाइन ग्रोथ क्या है, हेल्थ ऑफ द कंपनी क्या है. तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑन दोज फैक्टर्स वी आर डूइंग क्वाइट वेल. Coming back to the country and the economy of Pakistan is concerned. Ease of doing business. Ease of doing business. I think कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कई जगहों पे ना कानून बनते जाते हैं, लेकिन जब कोई नया कानून बनता है तो पुराने कानून को वो उससे सुपरसीड किया तो पुराना वाला भी स्टे कर जाता है. वो पुराना ख़त्म होने की ज़रूरत है. अब आपने एक और बना लिया तो इधर भी वापस जाना है, जबकि अब इसकी रेलेवेंस ख़त्म हो गई, क्योंकि उस जगह पे वो सारा काम उन्होंने इनकम्पस करके नया कानून बना लिया था, चाहे नया एक बॉडी बना ली थी जो कि पूरा काम कर लेगी. सो अनफॉर्चुनेटली वो पुरानी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं. थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है एनवायरनमेंट में. इट्स नॉट सो ईजी टू डू बिजनेस इन पाकिस्तान. हाउएवर ये कहना कि मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, तो इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इट्स नॉट सो ईजी बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल. वी हैव बीन अ सक्सेसफुल बिजनेस सो मेनी अदर कंपनी. जैसे अभी रिसेंटली प्रोडक्शन इक्विपमेंट के ऊपर काफ़ी रिलीफ दिया गया था कि अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो उसमें आपको टैक्सेशन की मद में. नहीं, अभी तक हुआ नहीं वो. नहीं, अभी तक वो हुआ नहीं. वो फिल्म पॉलिसी के अंदर बनाया था उन्होंने, लेकिन वो अभी तक फिल्म पॉलिसी अभी तक रोल नहीं हुई है, तो कोई प्रोडक्शन इक्विपमेंट में कोई रिलीफ अभी तक मिला नहीं है. मैं क्लियर कर दूँ ये बात, लेकिन उसकी बातें चल रही हैं, ठीक है. और गवर्नमेंट ने एग्री कर लिया था, लेकिन वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, कहीं ना कहीं पे ब्लॉक हो गया. जो मैं बात करूं अगर इकॉनमी की, जैसे आपने बात की, तो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है ना उसमें बहुत पोटेंशियल है. और दो चीज़ें पाकिस्तान गवर्नमेंट को या कोई भी नेचुरल गवर्नमेंट आती है उसको करना है, वो प्राइवेटाइजेशन करनी है. इस वक्त जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं ना वो बेहतर कर रहे हैं, आउट परफॉर्म कर रहे हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को. पब्लिक इंस्टीट्यूशन में क्या होता है कि पॉलिटिकल अपॉइंटीज़ आ जाते हैं, ठीक है ना, या अगर वो अपॉइंटीज़ आ गए हैं और जैसे मैंने कहा अब नया डिपार्टमेंट एक काम करने का, तो पुराने डिपार्टमेंट में लोग अब इररिलेवेंट हो गए तो उन्हें ले ऑफ करेंगे. जैसे हम लोग कंप्यूटराइजेशन करके हमने सिस्टम को एफिशिएंट बनाने के लिए किया, तो जाहिर बात है हमारे पास जो काम मैनुअल हो रहा था वो ख़त्म हो गया है. तो वो मैनुअल वाले लोग भी अगर मैं रख के बैठूंगा और टेक्नोलॉजी भी रखूंगा तो इधर से भी कॉस्ट इंक्रीज की, उधर से भी कॉस्ट इंक्रीज, तो कंपनी लॉसेस में चली जाएगी. दिस इज़ व्हाट वी नीड टू डू व्हेन वी आर इनोवेटिंग एंड वी आर इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी एंड कीपिंग हाई एंड पीपल. देन वी शुड नो कि ये रिडंडेंट हो गए, इनको ले ऑफ्स करने हैं और नए लोग रखने हैं. सो हर 3 साल के बाद ना हर कंपनी को अपना HR ऑडिट करना चाहिए कि कौन कौन से लोग रेलिवेंट रहे हैं, क्या आप अपने लोग. अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, आप अपने लोगों को कंटिन्यूस ट्रेन करते जाएं, उनको ग्रोथ देते जाएं. लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं अगर आपको लगे कि मैं प्रॉफिट नहीं कर रहा हूँ, तो यू नीड टू सिस्टमाइज थिंग्स एंड मेक अ सिस्टम वेयर यू विल मेक प्रॉफिट्स. द ग्रेट थिंग अबाउट प्राइवेट business people is they will always make profit. And why will they always make profit? Because if they will not make profit, they will not survive. Yeah. And they'll be accountable as well. Yes, because at the end of the day, they will not make money. It is invested money. If they are not making money, then they are making a loss और उनके जेब से जा रहा है. तो वो कोई भी बिजनेसमैन चाहता नहीं है, तो उसके लिए डबल मेहनत करता है. मैं कल रात को, मुझे याद है, मैं 9 बजे ऑफिस वापस आया खाना खा के, और मैं 11 बजे तक ऑफिस पे बैठा था
क्योंकि कुछ सैलरीज़ के पेमेंट्स रही हुई थी, कुछ चीज़ें थी और मैं करता जा रहा था, और एक मीटिंग थी मेरी। तो ये कोई गवर्नमेंट का पब्लिक सर्वेंट शायद रात के कभी कोई भी कर ले, कभी कभी ना करे, लेकिन हम लोग को तो एवरी सेकंड डे करना है तो कर लेंगे। संडे को ट्रैवल करना है किसी मुल्क में जाके, वो छुट्टी का दिन मिस कर लेंगे। तो दे आर बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर्स विल ऑलवेज ट्राई एंड मेक देयर बिजनेस सक्सेसफुल। इट इज़ इन देयर आई वुड से ब्लड, दे हैव टू डू इट। So privatization is actually आप the key to पाकिस्तान success. के सारे पब्लिक सेक्टर्स को प्राइवेट कर लें और गवर्नमेंट से फैसिलिटेट करते रहे कि ये प्रॉफिट कर लें, क्योंकि गवर्नमेंट हर बिजनेस में ना 30% की शेयर होल्डर होती है। कैसे शेयर होल्डर होती है? जब मैं 100 रुपये का प्रॉफिट करता हूँ, वो 30% मुझसे टैक्स ले लेती है। तो जितना मैं 200 करूँगा, 100 रुपये में वो 30 रुपये लेती थी, 200 रुपये में वो 60 रुपये लेगी मुझसे। तो जितना वो करेगी कि दुरैत का प्रॉफिट ज़्यादा हो, हम का प्रॉफिट ज़्यादा हो, उतना उसके पास टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हो। वो जितनी इकॉनमी बड़ी होती जाएगी हमारी, उतनी टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होती जाएगी, उतने हमारे लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ती जाएगी, हमारे रोड्स कंस्ट्रक्ट होते जाएंगे, हमारी चीज़ें बड़ी हो जाएंगी। तो बिजनेसमैन, हर गवर्नमेंट को चाहिए कि पाकिस्तान का बिजनेसमैन, उनके स्मॉल बिजनेसमैन, मीडियम बिजनेसमैन, जो लार्ज बिजनेसमैन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें, बिजनेस ग्रो करें, तो मुल्क खुद ब खुद ग्रो करेगा। दैट्स माय इन शॉर्ट। मेरा मीडिया के बैकग्राउंड है, तो जब हम मीडिया फ्रेंड्स बैठते हैं तो हम नेटवर्क इज़ वन ऑफ द टॉप कंपनी कि जिसके साथ ख्वाहिश होती है काम करने की। तो आप अपनी कंपनी में एज अ CEO अपने लोगों को कैसे देखते हैं और उनको उनकी वेलबींग के लिए कैसे ख्याल रखते हैं? और आप अपनी कंपनी को, इफ़ यू वांट टू ब्रीफ इट इन वन वर्ड, व्हाट? आई थिंक कंपनी को अगर वन वर्ड में कहूँ कि हम नेटवर्क इज़ अ फैमिली, एंड इन अ फैमिली अगर आप ये समझ लें कि जितने भी लोग आपके साथ काम करते हैं ये आपकी फैमिली का हिस्सा हैं, आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं, आपकी बच्चियाँ हैं, आपके बच्चे हैं। अगर आप देखेंगे तो आप फैमिली के लिए हमेशा अच्छा सोचेंगे और अच्छा करने के लिए सोचेंगे, उनकी ग्रोथ से आपको और खुशी होगी। तो पूरे नेटवर्क के अंदर हमारी एक ही गोल है कि जितने हमारे हम के एम्प्लॉयज़ हैं, जो कि हमारी फैमिली है, दे नीड टू ग्रो। उनकी पर्सनल ग्रोथ, उनके बच्चों की ग्रोथ, उनकी हेल्थ की ग्रोथ, उनकी इंश्योरेंसेस, उनकी मेडिकल। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो कि खुदा ना खास्ता कोई भी एम्प्लॉई है, उसकी अल्लाह ना करे कभी डेथ हो या इसको इंश्योरेंस लेनी पड़े, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता हो जाती है तो 5 साल की सैलरीज जो है ना उसको मिलेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हर एम्प्लॉई को उसके पैकेज के हिसाब से एक OPD अलाउंस मिलेगा, बल्कि उसको नहीं, उसके पेरेंट्स को भी मिलेगा। ठीक है ना? सैलरी पहली तारीख से पहले, रात के 12 बजे से पहले उसकी जॉब भी होनी चाहिए, क्योंकि उसको ये नहीं परेशानी होनी चाहिए कि मुझे रिकवरी कैसे होगी, मेरे पैसे कब मिलेंगे। उसको पता है कि मुझे 31 की 12 बजे से पहले मेरे अकाउंट में पैसे होंगे। सुबह अगर 1 बजे, पहली तारीख का मैंने कोई चेक काटा है तो वो चेक कैश हो जाएगा मुझे किसी तरह से। सो what you need to do is give comfort to your family members so that they can perform the best. They should not be worried कि उनकी ग्रोथ नहीं होगी. They should be always of the opinion or very clear कि यार मेरी ग्रोथ इसी कंपनी में होगी, कंपनी ग्रो करेगी, मैं भी ग्रो करूँगा. And that is the whole process. We grow together. We are part of the family. और एक काम जो हमने लास्ट ईयर ज़्यादा शुरू किया, हमने सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है ना लो सैलरीड एम्प्लॉयज़ को दी. मसलन अगर गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज 32,000 जैसे ही की, हमने उसी वक्त 32,000 कर दी. हमने कहा 32 तो मिनिमम होगी, कोई बंदा 36,000 से कम हम लेंगे नहीं, और उसके बाद उसको ग्रो करेंगे. और हमें ये खुशी होती है सीनियर को भी और सीनियर लोगों को कि लोगों की लोअर एंड पे सैलरीज हम बेहतर कर सकें, उनको कंफर्ट दे सकें, एंड दे परफॉर्म द बेस्ट. लोग अच्छे होते हैं. आप भी अगर उनके साथ करें, उनको ट्रेन करें, एजुकेट करें. अच्छा, कोई सीख के नहीं आता, ये मैं हर एक इंसान को कहता हूँ. कंपनीज एंड कॉर्पोरेट्स नीड टू वर्क विद देयर टीम्स एंड एजुकेट देम. अभी हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ख़त्म हुआ है कराची से लेकर इस्लामाबाद और सब एम्प्लॉयज़ के लिए. वो ड्राइवर्स और उन सब की हाइजीन ट्रेनिंग, उनकी ग्रूमिंग ट्रेनिंग, उनकी एक प्रोसेस चला है. इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस. फिर सेकंड चीज़, ये तो एम्प्लॉयज़ के लेवल पे, बट वी आर क्रिएटिंग पाकिस्तानी सिटीजन्स. हम इज़ वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पाकिस्तान, जस्ट लाइक अ स्मॉल ब्लॉक आई वुड से, बट बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि ब्लॉक कंपनी को बनाती हैं. हम लोग क्या करते हैं,
साल में 2 दफ़ा एटलीस्ट ब्लड बैंक करते हैं, जो डोनेट करते हैं हम खून। फिर अभी हमने कुछ और चीज़ें की हैं जिसमें ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलके अवेयरनेस कैंपेन्स एट फ्री ऑफ कॉस्ट हम टीवी करेगा, उनके साथ पार्टनरशिप अलायंस किया है। हम और एजुकेशन सेक्टर में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन बिल्डिंग द फैसिलिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, जिनको हम हाई एंड स्कूल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से और कई सेक्टर्स हैं जिन पे हम लोग मिल के काम करना चाह रहे हैं, जहाँ पे उनको मीडिया की हेल्प चाहिए एंड इट विल इम्प्रूव द। तो एनी ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान इज़ एक्चुअली ग्रोथ ऑफ हम टीवी। जितना पाकिस्तान की इकॉनमी, जितना पाकिस्तान की सोसाइटी ग्रो करेगी, उससे साथ हम भी साथ ग्रो करेंगे। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस सोसाइटी एंड दिस सोसाइटी विल इम्प्रूव, वी विल इम्प्रूव। As the title of the podcast is One in a Million, so my last question is कि how to become a good leader, क्योंकि Gen Zs जो हैं वो आप जैसे इंस्पिरेशनल लीडर्स को देख के बहुत कुछ सीखते हैं। आपकी आज की बातों से भी वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अडैप्ट करेंगे। सो लीडरशिप क्वालिटीज। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, यू नो। आई थिंक एक तो इंसान मेहनत करे ईमानदारी के साथ। जब मैं ईमानदारी की बात करता हूँ, इंटेग्रिटी के साथ, जितने उसके स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेक होल्डर्स में शेयर होल्डर्स हैं, आपके वेंडर्स हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, इन सब के साथ आप ईमानदारी के साथ काम करें। अगर आप उनके साथ ईमानदारी से काम करेंगे, वो आपके साथ ईमानदारी के साथ काम करेंगे, विच मीन्स इट विल एड वैल्यू टू द होल बिजनेस प्रोपोजिशन। अगर मुझे मेरा वेंडर प्रॉफिट मैंने उसको नहीं करने दिया, तो वो अच्छा काम नहीं कर सकेगा, ग्रो नहीं कर सकेगा। जब वो ग्रो नहीं करेगा तो मुझे अच्छी क्वालिटी अगली दफ़ा नहीं दे सकेगा। तो मुझे उस वेंडर को अच्छी पेमेंट करनी है, टाइम पे पेमेंट करनी है। इसी तरह से मैंने जिस तरह एम्प्लॉयज़ के लिए कहा कि आप उनको अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं देंगे, आप उनको अच्छी ग्रोथ नहीं देंगे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आउटस्टैंडिंग काम करेंगे। लेकिन अगर आप उनको बता रहे हो कि मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, मेरे टारगेट गोल सेटिंग्स ये है, तो सारी चीज़ें इनकम्पसिंग हैं, लेकिन इसमें ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी बहुत ज़रूरी है, और मेहनत और मेहनत और मेहनत आपको दिल लगा के करनी है। और जब आप वो करेंगे, उसका बहुत ज़्यादा जो है ना आपको प्लेजर आता है, क्योंकि जो आउटकम है ना, वो जो आपको नज़र आता है, उससे ज़्यादा बड़ी प्लेजरेबल चीज़ नहीं है। और मैं हमेशा जब अपने एम्प्लॉयज़ को ग्रो करता हुआ देखता हूँ, दैट इज़ माई बिगेस्ट सेटिस्फैक्शन इन लाइफ। सो मतलब जब एम्प्लॉयज़ आपके साथ जो काम कर रहे हो 10-10, 20-20 साल, और आप देखते हैं उनको कि उनकी एक वेल्थ क्रिएट हुई, उनके बच्चे ग्रो कर रहे हैं, उनकी चीज़ें, आपको लगता है कि वो आपकी फैमिली ने ग्रो किया, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट प्लेजर। सो ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी आई वुड से इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एनी वर्क दैट यू आर डूइंग। और हार्ड वर्क के साथ करें तो बिल्कुल हो जाता है सब। थैंक यू वेरी मच दुरैत कुरैशी फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।